हेलो एवरीवन, देखिए हम EOQ मॉडल्स कर रहे थे जिसमें हम शुरू के 2 मॉडल्स इन्वेंट्री मॉडल के सेक्शन के अंदर कर चुके थे। हमारे पास फर्स्ट मॉडल था जिसका हेडिंग थी EOQ मॉडल विद यूनिफॉर्म डिमांड। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेक्चर 3 में, और लेक्चर 4 के अंदर इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। लेक्चर 5 के अंदर हमने किया EOQ मॉडल विद डिफरेंट रेट ऑफ डिमांड इन डिफरेंट साइकिल्स। अगर आपने EOQ मॉडल विद यूनिफॉर्म डिमांड अच्छे से कर लिया तो आपको आगे के कोई भी मॉडल के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आज जो हमने करना है वो है EOQ मॉडल व्हेन शॉर्टेजेस आर अलाउड। फर्स्ट और सेकंड के अंदर दोनों में ही शॉर्टेज अलाउड नहीं थी, लेकिन इसके अंदर शॉर्टेज अलाउड है। अब देखिए शॉर्टेज कॉस्ट हमारे माइंड में आएगी कि कैसे हम निकालेंगे, किस बेस पे हम निकालेंगे। नंबर ऑफ यूनिट से रिलेटेड है वो या इन्वेंट्री से रिलेटेड है। तो हम इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर ये देंगे कि हमारे पास जो हमें शॉर्टेज कॉस्ट इसके अंदर निकालनी है, जो हम एज्यूम करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो देखिए सबसे पहले हमने यही लिखा, जो शॉर्टेज कॉस्ट हम निकालेंगे इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ यूनिट शॉर्ट। अब इसके बाद अभी तक हमने जितने भी मॉडल्स किए उसमें सबसे पहला काम हम करते थे अजम्पशंस, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देन क्यू स्टार की वैल्यू पर हम जाते थे। अभी तक हमने किसी भी मॉडल के अंदर CS यानी कि शॉर्टेज कॉस्ट इंक्लूड नहीं की थी, लेकिन अब हम इस मॉडल के अंदर उसे भी इंक्लूड करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट के साथ। अब सबसे पहले हम एजम्पशंस देखते हैं। एजम्पशंस ऑलमोस्ट हमारे पास यूनिफॉर्म डिमांड वाले मॉडल के जैसे ही हैं, सिर्फ इस मॉडल के अंदर एक नई एजम्पशन आएगी, डैट शॉर्टेज आर अलाउड। अभी तक हम बोल देते थे एजम्पशन के अंदर शॉर्टेज इज़ नॉट अलाउड। तो देखिए सबसे पहली एजम्पशन क्या है। देखिए पहली एजम्पशन हमारे पास है डिमांड इज़ कांस्टेंट एंड नोन। डिमांड कांस्टेंट भी है यानी कि, और हमारे पास पता भी है कि कितनी है, कांस्टेंट है इसका मतलब वेरिएबल नहीं है। सेकंड हमारे पास एजम्पशन है रिप्लेनिशमेंट इज़ इंस्टेंटेनियस। ठीक है, यानी कि जैसे ही हमारे पास स्टॉक ख़त्म होगा उसी टाइम रिप्लेनिश हो जाएगा, यानी कि रिप्लेनिशमेंट के अंदर कुछ भी टाइम हमारा कंज्यूम नहीं होगा। इसी के बाद थर्ड एजम्पशन यूनिफॉर्म डिमांड के मॉडल के जैसे एज इट इज़ सेम है, लीड टाइम इज़ ज़ीरो। देखिए हमारे पास लीड टाइम जो है ज़ीरो है। लीड टाइम क्या होता है, ऑर्डर हमने जिस टाइम अपना स्टॉक किया, यानी कि आज हमने ऑर्डर किया और उसके बाद जिस टाइम पर वो हमारे पास माल डिलीवर होगा उसके बीच का टाइम स्पेन, तो वो ज़ीरो है। लीड टाइम ज़ीरो है तभी तो रिप्लेनिशमेंट इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, अब हम फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है परचेजिंग कॉस्ट इज़ कांस्टेंट एंड नोन। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, परचेजिंग कॉस्ट इज़ कांस्टेंट एंड नोन। परचेजिंग कॉस्ट हमें पता भी है और कांस्टेंट भी है। इसी में फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आर कांस्टेंट एंड नोन। देखिए अब कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट से रिलेटेड हमारे पास एजम्पशन क्या है कि दे बोथ आर कांस्टेंट एज वेल एज नोन। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास है शॉर्टेज से रिलेटेड। अभी तक क्या था, शॉर्टेज इज़ नॉट अलाउड, लेकिन अब की बार हमारे पास है शॉर्टेज इज़ अलाउड एंड शॉर्टेज कॉस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ यूनिट्स शॉर्ट। यही अजम्पशन मैं ऑलरेडी आपको ऊपर भी बता चुकी थी। अब देखिए ये तो कुछ अजम्पशंस थी। मॉडल को जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं, जब भी हम लिखते हैं, तो हम सबसे पहले उस मॉडल से रिलेटेड कुछ अजम्पशंस लिखते हैं। अजम्पशंस के बाद हम आते हैं उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। तो आइए अब देखते हैं EOQ मॉडल व्हेन शॉर्टेज आर अलाउड को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। देखिए हमने वही सेम किया, एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया। एक्स एक्सिस पर हमने लिया टाइम पीरियड
और वाई एक्सिस पर हमने लिया इन्वेंट्री का लेवल। ठीक है, इसके बाद अब देखिए हम क्या करते थे कि सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए इतनी क्वांटिटी है, ठीक है, और वो यूनिफॉर्म रेट से कम हुई। इस पॉइंट पर आके हमारे पास जितनी इन्वेंट्री थी, यानी कि मान लीजिए हमारे पास, हम शॉप के अंदर पेन्स बेचते हैं और हमारे पास 100 पेन थे, 100 के 100 हम बेच चुके। अब इसके बाद कुछ ना कुछ हमारे पास शॉर्टेज कॉस्ट भी है, शॉर्टेज भी अलाउड है। शॉर्टेज मतलब डिमांड ज़्यादा थी और हमारे पास स्टॉक नहीं था, तो देखिए मान लीजिए इतनी हमारे पास शॉर्टेज है, ठीक है, तो ये नेगेटिव एक्सेस पर जाएगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है। अब यहाँ पर आया, शॉर्टेज सिर्फ इतनी ही थी यहाँ तक। इसके बाद जब लीड टाइम 0 है और रिप्लेनिशमेंट इंस्टेंटेनियस है, तो दोबारा से जब हम स्टॉक फिल करेंगे तो हमारे पास स्टॉक अगेन फुल। अब दोबारा से डिमांड आई तो इसी ने थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ होना स्टार्ट किया, यानी कि यहाँ पर आई। अब इस टाइम पे हमारे पास स्टॉक ख़त्म। अब कुछ नेगेटिव भी जाएगा क्योंकि शॉर्टेज कॉस्ट अलाउड है। अगेन रिप्लेनिश हुआ हमारे पास हमारा स्टॉक, अगेन वापस फिल। ये सारे पॉइंट्स ए बी सी, ये सारे पॉइंट्स एक ही लेवल पर है, यानी कि इन सभी पर इन्वेंट्री का लेवल सेम है। देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू m है, ठीक है, और हमारे पास ये जो शॉर्टेज है यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू s है, ठीक है, और पूरी क्वांटिटी हमारे पास q है। पूरा स्टॉक देखिए q था, q में से m वो जो हमारे पास इन्वेंट्री में है और s शॉर्टेज। अब मान लीजिए आपके पास q की वैल्यू भी है और m की वैल्यू भी है। q में से m को सब्ट्रैक्ट करके हम s निकाल सकते हैं, ठीक है, तो s वैल्यू दी हुई है तो ठीक है, अदरवाइज q में से m को सब्ट्रैक्ट और s हमारे पास आ गया। ये वाला ग्राफ इसी टाइप से आगे भी बनता जाएगा। शॉर्ट हुआ, देन उसके बाद देखिए अब इसमें ये सारी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ए ई एफ जी, ए पैरेलल टू बी एफ, इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए आप इसके अंदर हमारे पास ये जो Q है, Q क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर पर ऑर्डर। क्योंकि देखिए हमारे पास इतनी शॉर्टेज थी, जब हम इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे तो हम अपने माइंड में क्या रखेंगे, m क्वांटिटी तो हमें स्टॉक में रखनी है और Q में से हमारे पास जो S लेवल है इन्वेंट्री का, ये EFGH, ये जो EH जो लेवल है वो तो ऑलरेडी शॉर्ट है, तो उतना तो मंगवाना ही मंगवाना है। शॉर्टेज वाला मंगवाने के बाद तो हमारे पास अब तक के ऑर्डर सिर्फ कंप्लीट होंगे और इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए हमें HB भी चाहिए, यानी कि हर बार हमें Q यूनिट्स हमें ऑर्डर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए मैंने क्या कुछ वैल्यूज़ ले दी कि Q मैंने क्या माना है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड पर ऑर्डर, यूनिट्स ऑर्डर्ड पर ऑर्डर। इसके बाद देखिए D क्या है, D है नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड पर ईयर, नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड पर ईयर। ध्यान दीजिए जब भी हम Q की बात करते हैं तो ऑर्डर यानी कि पर ऑर्डर में हमने कितनी यूनिट्स मंगवाई, और जब D की बात करते हैं तो पर ईयर। अब देखिए T1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, जितने टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ी थी वो ख़त्म हुई, जो हमने इन्वेंट्री मेंटेन कर रखी थी उसका स्टॉक ख़त्म हुआ, उस टाइम को तो बोलेंगे T1। और जितने टाइम में हमारे पास शॉर्टेज रही उस चीज़ की उसे बोलेंगे T2। ऐसे ही ये सारा T1 और ये
T2, यानी कि ये पूरा, ये T1 और ये छोटा सा T2, ये पूरा T1 और ये T2। तो अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, T1 इज इक्वल टू टाइम पीरियड व्हेन देयर आर नो शॉर्टेज, क्योंकि T1 के अंदर तो कोई शॉर्टेज नहीं थी, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। अब देखिए T2 पर आते हैं। T2 कौन सा टाइम इंटरवल है जब शॉर्टेज थी, तो T2 को हम लिखेंगे टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच देयर इज शॉर्टेज, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। अब देखिए T क्या है, इस T1 को और T2 को अगर हम ऐड कर दें तो एक पूरी साइकिल का टाइम, E से F तक का टाइम, F से G तक का टाइम, ये सारा T है, यानी कि T क्या है, टोटल साइकिल टाइम। यानी कि अगर T की हमें वैल्यू निकालनी हो तो T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, और S हमारे पास क्या है, S ये वाली क्वांटिटी, यानी कि मैक्सिमम हमारे पास जितनी शॉर्टेज होगी, S हमने मैक्सिमम शॉर्टेज ली। तो देखिए सबसे पहले मॉडल में हमने एजम्पशंस ली, ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया उसे, उसके बाद हमने कुछ नोटेशंस जो हमने इसमें यूज़ किए उनके बारे में लिख दिया। अब बिल्कुल इजी सा काम है, हम 1 बाय 1 वैल्यूज़ निकालते जाएंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिए प्रोसीजर हमारे पास क्या चल रहा है। प्रोसीजर देखिए ग्राफिकल फिगर के अंदर देखिए क्या है। सबसे पहले देखिए हर बार जितनी बार भी ऑर्डर होगा, Q क्वांटिटी ऑर्डर की जाएगी। जब E पे था तो E से B पर पहुंचने के लिए Q क्वांटिटी ऑर्डर की, और हर बार रिसीव भी होएगी क्योंकि रिप्लेनिशमेंट रेट इंस्टेंटेनियस है, और मैक्सिमम शॉर्टेज हमारे पास S है। जो रिमेनिंग क्वांटिटी बच गई M, Q टोटल ऑर्डर की, शॉर्टेज S थी, ये जो M क्वांटिटी बच जाएगी, यानी कि E पर जब हमने अपना स्टॉक मंगवाया तो E से H पे तो क्या हुआ, हमने शॉर्टेज फुलफिल की। H से लेकर B पर इतनी जो क्वांटिटी थी जिसकी वैल्यू हमने M ली है, M हम ऐसा स्टॉक है जो अभी फर्दर फ्यूचर सेल के लिए हमने इन्वेंट्री की तरह उसे मेंटेन करके रखना है, ताकि हम नेक्स्ट साइकिल, देखिए ये वाली जो थी E से H तक, ये पिछली साइकिल की डिमांड पूरी करने के लिए हमने यूज़ किया, और H से B तक हमने स्टॉक को यूज़ किया अगली साइकिल में जो हमारे पास डिमांड आएगी उसके लिए। अब देखिए जो पूरे Q में से ये जो S यूनिट्स थी, ये हमेशा शॉर्ट लिस्ट में रहेंगी। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। यानी कि जब हमारे पास हम ऑर्डर करेंगे सामान तो ये वाला तो पहले ही बिक जाएगा। हमारे पास ये S वाला स्टॉक, यानी कि जो हमारे पास शॉर्टेज था, वो कभी भी इन्वेंट्री के अंदर तो नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि पहले पिछले ऑर्डर्स हमें फुलफ़िल करने हैं। उसी के बाद जो हमारे पास अनसोल्ड इन्वेंट्री बच जाएगी, जो हमें फ्यूचर सेल के लिए रखनी है, वो M स्टॉक है, और S ऑलवेज शॉर्टेज है। यानी कि S वाली जो यूनिट्स हैं वो कभी भी हमारे पास इन्वेंट्री के अंदर हम नहीं रखेंगे, ठीक है। यानी कि इस S यूनिट्स के ऊपर इन्वेंट्री कॉस्ट हमारे पास नहीं लगेगी। स्टॉक करने का जो हम कॉस्ट पे करते थे, जैसे देखो हम इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं तो कुछ ना कुछ चार्जेस भी लगते हैं, तो वो चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज़ पर आते हैं। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ़ ऑर्डर प्लेस्ड पर ईयर, इसे हम डिनोट करते हैं N से, ठीक है। और एक और बात देखिए, N हम निकालते कैसे हैं, ऊपर रखेंगे टोटल डिमांड अपॉन में Q, ठीक है। Q हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटी, यानी कि कितनी यूनिट्स हमने मंगवाई, ऊपर डिमांड नीचे Q, ये हो गए नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स प्लेस्ड पर ईयर। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले भी हम निकालते आए हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स प्लेस्ड पर ईयर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी कि कितनी बार हमने ऑर्डर प्लेस किया और हर बार कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट आई। देखिए कितनी बार ऑर्डर प्लेस किया N,
ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को हम सी नोट से लिखते हैं और एन का हम पहले ही फॉर्मूला निकाल चुके हैं, D/Q इंटू में सी नोट आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब देखिए एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है हमें। एवरेज इन्वेंट्री हम कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला जो हम यूनिफॉर्म डिमांड मॉडल के केस में भी करते आए हैं। पहले तो देखिए इन्वेंट्री निकालने के लिए ग्राफिकल से हम देखेंगे। देखिए टोटल हमारे पास इस टाइम पर m यूनिट्स थी और एवरेज निकालने के लिए ए पॉइंट पर इन्वेंट्री थी m। इस पॉइंट पर जिसका हमने नाम अभी कुछ दिया नहीं हुआ, इसको हम y ले लेते हैं। y पॉइंट पर हमारे पास थी 0। एवरेज निकालने के लिए m प्लस 0/2 डेट इज m/2। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है? कैरिंग कॉस्ट पर साइकिल। कैरिंग कॉस्ट पर साइकिल को निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए हम क्या करते हैं, CH क्या है? होल्डिंग कॉस्ट, यानी कि कैरिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट एक ही बात थी। होल्डिंग कॉस्ट कितने टाइम में देखिए हमने होल्ड किया? क्या हमने जितनी क्वांटिटी शॉर्ट थी उन्हें होल्ड किया? नहीं, वो तो जैसे ही हमारे पास स्टॉक आया हमने उनको तो सेल कर दिया, वो पिछले साइकिल की बात थी। अब देखिए हमें होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है। मान लीजिए इस टाइम पर स्टॉक आया, इतनी यूनिट तो आते ही सेल। H से लेके B तक हमारे पास स्टॉक आया जो हमें इन्वेंट्री में रखना भी है, तो होल्डिंग कॉस्ट भी तो यहीं तक आएगी। होल्डिंग कॉस्ट निकालने के लिए इसका एरिया निकाल देंगे हम। H मान लीजिए इस पॉइंट का नाम Z है, HZB का एरिया। HZB का एरिया हमारे पास क्या आएगा? क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस हमारे पास T1 है और हाइट M। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया? CH m/2 इंटू में T1। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एक और चीज़ देखिए, अब देखिए हमने ये तो T1 में निकाल लिया। ठीक है, अगर हम T1 को T की फॉर्म में निकाल ले तो हम कैरिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ T निकाल पाएंगे। अब एक बार देखिए, जहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, ट्रायंगल HZB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ZFL मान लीजिए इसे। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। एक और चीज़ आप देखिए यहाँ पर, अगर जो मैंने बोली मैं उन दो ट्रायंगल्स को लूँ तो एक बार T1 की टर्म्स में टाइम आएगा और एक बार T2 की टर्म्स में, लेकिन हमें तो निकालना है T की टर्म्स में। तो देखिए एक बार मैं ले लूँगी, अगर चाहे आप इसमें से देख लीजिए चाहे आप इस ट्रायंगल में से देख लीजिए, बात एक ही है। BHZ ये पूरी ट्रायंगल, इसमें टाइम कौन सा आएगा? T, और क्वांटिटी क्या आएगी? M। ये वाली ट्रायंगल सिमिलर है BEF के, जिसमें टाइम है T और क्वांटिटी है Q। तो इसी को हम सिमिलरिटी का रिजल्ट यूज़ करें जो हम 9th क्लास से करते आ रहे हैं। अगर दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर आ जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? देखिए हमारे पास ट्रायंगल, उनके नेमिंग कर लेते हैं हम। नेमिंग में मैं फर्स्ट वाली ट्रायंगल का लिखूंगी क्योंकि मैं फर्स्ट वाली ट्रायंगल के ऊपर कर रही हूँ। आप सेकंड ट्रायंगल का भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट वाली ट्रायंगल का लिख रही हूँ। फर्स्ट वाली ट्रायंगल का देखिए नाम क्या है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया ताकि हम इसको इससे ज्वाइन कर पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट का मान लीजिए नाम मैंने दे दिया I। तो ट्रायंगल AOY इज सिमिलर टू ट्रायंगल AIE। ठीक है, यही चीज़ मैं यहाँ लिख रही हूँ, ट्रायंगल AOY इज सिमिलर टू ट्रायंगल AIE। ठीक है, सिमिलर है तो हम क्या रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं इनसे? T1 वाली ट्रायंगल के अंदर क्वांटिटी थी M इज इक्वल टू T इसके अंदर क्वांटिटी थी Q। देखिए अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? T1 की। तो T1 इज इक्वल टू T/Q इंटू में M। ये हमारे पास वैल्यू आ गई T1 की। ठीक है,
अब आप ध्यान से देखिए, कैरिंग कॉस्ट के अंदर अगर मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं, आप सभी नेक्स्ट स्टेप में करना, मैं इसे यहीं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। CH/2, ये 2 मैं बाहर ले गई, m अंदर, m के साथ देखिए T1 की जगह क्या पुट करना है मुझे, m/q × T, यानी कि वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, m² T/2q × में CH। ठीक है, ये वाली हम होल्डिंग कॉस्ट लेकर चलेंगे। अब हमारे पास बहुत थोड़ा ही काम रह गया। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम हम निकाल चुके हैं, m²/2q। कैरिंग कॉस्ट पर साइकिल हम निकाल चुके हैं, m²/2q TCH। पूरी साइकिल का आधार पर यूनिट टाइम का निकालना हो हमें, T यूनिट्स ऑफ टाइम है उसके अंदर, एक साइकिल के अंदर, और पर यूनिट ऑफ टाइम का हमें निकालना हो तो अपॉन h कर देंगे, यानी कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम आ जाएगा m²/2q × CH। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दी। अब हमारे पास नया काम जो है, जो अभी तक हमने नहीं किया एक भी मॉडल में, वो है शॉर्टेज कॉस्ट निकालना। अब हम चलते हैं शॉर्टेज कॉस्ट के स्टेप पर। शॉर्टेज कॉस्ट देखिए कैसे निकलेगी। एवरेज नंबर ऑफ यूनिट शॉर्ट, टोटल यूनिट शॉर्ट थी s, एवरेज निकालने के लिए s/2, जैसे m थी तो m/2 आए तो m + 0/2 इन्वेंट्री के अंदर। ऐसे ही जब हमने एवरेज नंबर ऑफ यूनिट शॉर्ट निकालना है तो एक बार s यूनिट शॉर्ट थी, जब हमने उसे फुलफिल कर दिया तो 0, अब हमारे पास आ गई s/2। तो पहली चीज़ हम लिखेंगे शॉर्टेज कॉस्ट को निकालने के लिए, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट शॉर्ट। ठीक है, इनटू में टाइम पीरियड ऑफ शॉर्टेज, कितने टाइम तक हमारे पास शॉर्टेज रही, टाइम पीरियड ऑफ शॉर्टेज, इनटू में शॉर्टेज कॉस्ट पर यूनिट पर टाइम पीरियड, एक यूनिट टाइम में कितनी शॉर्टेज कॉस्ट लगी, शॉर्टेज कॉस्ट पर यूनिट पर टाइम पीरियड। अब हमें इन सभी की वैल्यूज पुट करनी है। देखिए, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट शॉर्ट s/2, टाइम पीरियड ऑफ शॉर्टेज, कितने टाइम तक शॉर्टेज रही थी, आपने ग्राफ में देखा था हमारे पास शॉर्टेज रही थी टाइम t2 पर, यहाँ पर भी t2 यानी कि t2, इनटू में शॉर्टेज कॉस्ट पर यूनिट पर टाइम पीरियड, यानी कि CS। ठीक है, अब वही सिमिलैरिटी का रिजल्ट हमने यूज़ करना है, एक बार इसे लिख लीजिए, s/2 × T2 CS। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें सिमिलैरिटी का रिजल्ट यूज़ करना है कौन कौन से ट्रायंगल में। देखिए, हमें T2 से T पर पहुँचना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर EYM ट्रायंगल, EYH सिमिलर है ट्रायंगल EAB के मान लीजिए, या फिर AIE के मान लीजिए, क्योंकि दोनों में ही टाइम T है और क्वांटिटी Q है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा। आप बेशक इसको सिमिलर EAB के दिखा दीजिए या AIE के दिखा दीजिए, मैं AIE के दिखा रही हूँ। ठीक है, मैं लिख दूँगी ट्रायंगल EHY इज सिमिलर टू ट्रायंगल AIE। सिमिलैरिटी के रिजल्ट से क्या आया हमारे पास, देखिए EHY के अंदर टाइम था T2 और क्वांटिटी थी H, AIE के अंदर टाइम था T और क्वांटिटी थी Q। इससे हम T2 और T के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ से अगर हम T2 की वैल्यू निकालें तो आएगी T/Q × में S। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आएगा आपको। यहाँ पर T2 की वैल्यू ये वाली हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि हमारे पास शॉर्टेज कॉस्ट T की टर्म्स में निकल जाए, क्योंकि अभी तक जो भी हम कर रहे हैं वो सब T की टर्म्स में हमें निकालना था, इसलिए हमने शॉर्टेज कॉस्ट को भी T की टर्म्स में निकाल लिया। शॉर्टेज कॉस्ट T की टर्म्स में क्या आएगी, s/2 एज इट इज़ इंटू CS। T2 की वैल्यू आ जाएगी T/Q × में S, यानी कि s² T/ में 2Q × में CS। ठीक है, ये तो थी टोटल शॉर्टेज कॉस्ट। जैसे हमने टोटल कैरिंग कॉस्ट निकाली, फिर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम निकाली, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम निकालने के लिए हमने T से डिवाइड किया था।
अब शॉर्टेज कॉस्ट हमें पर यूनिट टाइम निकालनी है, पर यूनिट टाइम। सिर्फ कुछ भी नहीं करना, हमने इसी को t से डिवाइड करना है, ठीक है। ये आ गई पर यूनिट टाइम। अब हमें क्या निकालना है, टोटल इन्वेंट्री। टोटल इन्वेंट्री अभी तक हमने जितनी बार भी निकाली ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट करते थे, लेकिन अब शॉर्टेज कॉस्ट भी है तो शॉर्टेज कॉस्ट को भी आपको ऐड करना पड़ेगा। देखिए शॉर्टेज कॉस्ट क्या आई है, देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे पहले जो हमने निकाली थी उसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, देखिए वहाँ से मैंने नोट करके लिख दिया TD/Q इंटू में C0 प्लस में कैरिंग कॉस्ट की वैल्यू हमारे पास आई थी M² में 2Q इंटू में CH प्लस में शॉर्टेज कॉस्ट की अभी जस्ट हमने वैल्यू निकाली S²/2Q इंटू में CS, ठीक है। ये सब हमने निकाल लिया। अब देखिए मुझे क्या करना है, S मुझे पता है, शुरू में ही जब मैंने ग्राफिकल वे के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया था तो ध्यान से देखिए S मैंने लिख दिया था वहाँ पर Q माइनस M, क्योंकि टोटल क्वांटिटी में से अगर मैं M को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो S आएगा, यानी कि S निकालने के लिए हम Q माइनस M कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर S कहाँ पर है, यहाँ पर इसको अगर मैं Q माइनस M सब्सटीट्यूट कर दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, DC0 अपॉन में Q प्लस M² अपॉन में 2QCH प्लस में Q माइनस M का होल स्क्वायर अपॉन में 2QCS। मैंने सिर्फ S की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये जो TC बन गया, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, दो चीज़ों का फंक्शन बन गया, दो वेरिएबल्स का फंक्शन बन गया, एक तो Q और एक M, ठीक है। तो अगर हमें मिनिमम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने, क्योंकि EOQ निकालने के लिए हमें Q* की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती थी, T* की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती थी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q या विद रिस्पेक्ट टू M हम 0 रख देंगे, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन यानी कि TC को अगर हमें मिनिमम दिखाना है तो इसका अब हम करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T, Q और M। सबसे पहले हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू Q, डिफरेंशिएटिंग TC with respect to Q we have, देखिए फर्स्ट वाली टर्म का जब हमने विद रिस्पेक्ट टू Q डिफरेंशिएट किया तो DC0 एज इट इज़ और 1/Q का डेरिवेटिव -1/Q², सेम M² CH अपॉन 2 कांस्टेंट था तो एज इट इज़। देखिए जब हमने विद रिस्पेक्ट टू Q डिफरेंशिएट किया तो M कांस्टेंट के जैसे ट्रीट होएगा, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर मैंने 1/Q का डिफरेंशिएशन कर दिया -1/Q² प्लस यहाँ पर सिर्फ CS/2 बाहर आएगा। अब देखिए ब्रैकेट में ध्यान से देखिए U/V रूल लगा रही हूँ मैं, नीचे मेरे पास Q था तो मैंने Q² कर लिया, ऊपर Q एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 2 आ गया है Q माइनस M, अगेन Q माइनस M का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू Q 1 आ गया माइनस ऊपर वाली स्टेटमेंट एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से अगर मैं इसे एक्सपेंड कर दूं तो यहाँ बन जाएगा 2Q² माइनस 2QM, यहाँ पर माइनस का Q² आएगा, माइनस का M² और प्लस का 2QM, 2QM से 2QM कट जाएगा और हमारे पास जो इसको इक्वल टू 0 भी रखना था, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर एज इट इज़ आएगा -DC0 अपॉन Q² माइनस M² CH 2Q² प्लस CS अपॉन 2Q², ऊपर ब्रैकेट को खोल के बच जाएगा Q² माइनस M² इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक हमने किया। अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए अगर मैं M²/2Q² कॉमन ले लूँ, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म एक बार एज इट इज़ अगर मैं रख दूँ,
यहाँ भी 2q² है, यहाँ पर भी 2q², माइनस में 1/2q² लिया मैंने, ठीक है। m² भी कॉमन ले लिया। अगर मैंने m² कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ch बच गया और यहाँ पर नेगेटिव ऑफ cs, नेगेटिव बाहर ऑलरेडी कॉमन है तो cs प्लस में q² cs अपॉन में 2q इज इक्वल टू 0, q से q कैंसिल, ठीक है। इसके बाद अब आप ध्यान से देखिए, इसके बाद मैंने क्या किया, मुझे तो क्या निकालना होता है, q की वैल्यू। यहाँ से जो q की वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, मिनिमम। अब मिनिमम q की वैल्यू को निकालने के लिए q को मैं सबको एक साइड रख लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, cs q अपॉन में 2 एक साइड, इन दोनों को मैं राइट हैंड साइड पे ले गई, dc0 अपॉन में q² प्लस m² 2q² ch प्लस में cs, ठीक है। इसके बाद यहाँ से अगर मैं इक्वेट करके q² की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास आ जाएगी m² ch प्लस cs अपॉन में cs, ठीक है, प्लस में 2dc0 अपॉन में cs। मैंने सिर्फ क्या किया, ये q² वहाँ ले गई मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। इस cs को अपॉन में ले आई, m² ch अपॉन cs 2 था इसे, ये वाला cs अपॉन 2 वहाँ मल्टीप्लाई में और ये बच गया सेम यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे पास आ गई q² की वैल्यू। अब आप ध्यान से देखिए एक बारी, यहाँ पर q² था तभी ये कैंसिल हुआ था और ये आ गया था, ठीक है। पूरा का पूरा ही कैंसिल हुआ था ये, ठीक है। यहाँ पर q नहीं था और ये q² यहाँ मल्टीप्लाई में गया था और ये cs यहाँ पर अपॉन में, ठीक है। अब हमारे पास ये तो आ गई q² की वैल्यू और ये वाला q कौन सा है, मिनिमम, यानी कि ईगो q वाला q। अब एक बार इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू हमने m डिफरेंशिएट करना है। देखिए इक्वेशन मेरे सामने है, मुझे सिर्फ इसको m से डिफरेंशिएट करना है। dc0 अपॉन q, कहीं पर भी m है नहीं तो ये कांस्टेंट समझ के इसका डिफरेंशिएशन 0। अब देखिए m² अपॉन 2q इंटू ch अपॉन 2q एज इट इज़, m² का डिफरेंशिएशन 2m प्लस इस टर्म के अंदर cs अपॉन 2q एज इट इज़ 2 इंटू q माइनस m इंटू -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये वाला 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखिए मेरे पास क्या बच गया, अगर मैं 1/q को भी कॉमन ले लूँ, mch माइनस में csq प्लस में mcs इज इक्वल टू 0। अब देखिए मुझे क्या करना है, अगर मैं m कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ब्रैकेट में बच जाएगा ch प्लस में cs, ठीक है। तो एक बार यहाँ से देखिए ये q तो वहाँ जाके 0 के साथ मिल जाएगा, तो mch प्लस में cs इज इक्वल टू csq, तो मेरे पास m आ गया cs अपॉन में ch प्लस में csq, ठीक है। ये मैं वैल्यू निकाल चुकी हूँ, m की वैल्यू मैंने निकाल दी और यहाँ पर q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैं q की वैल्यू भी निकाल चुकी हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर m भी लिख दिया और q² भी लिख दिया। अब या तो आप इसके अंदर m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या इस q के अंदर इसकी वैल्यू। अगर q की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते तो अंडर रूट में जाएगी, जो कि सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल है, तो हम इस इक्वेशन के अंदर अपना m सब्स्टिट्यूट कर दें। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, q² इज इक्वल टू फर्स्ट ch प्लस cs अपॉन में cs एज इट इज़। अब m² यानी कि इस चीज़ का स्क्वायर पुट करना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इन टू में ch प्लस cs का होल स्क्वायर इंटू q² प्लस में 2dc0 अपॉन में cs। देखिए ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल, क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल था, तो हमारे पास बचा क्या, cs² अपॉन में ch प्लस में cs प्लस 2dc0 अपॉन में cs। q² यहाँ भी है, q² यहाँ पर भी है, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, इस q² वाले को वहाँ लेके जाना है। देखिए q² मैंने लिया कॉमन,
यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, ये वाला सारा नेगेटिव में गया तो सी एस अपॉन में सी एच प्लस में सी एस इज इक्वल टू 2DC0 अपॉन में सी एस। ठीक है, अब मुझे तो Q की वैल्यू निकालनी है जो EOQ में आएगी, यानी कि Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2DC0 अपॉन में सी एस इन 2 में। यहाँ से एलसीएम लेकर क्या आएगा, सी एच प्लस सी एस माइनस सी एस, यानी कि ऊपर सी एच जो कि यहाँ पर नीचे बन जाएगा और जो यहाँ पर नीचे है सी एच प्लस सी एस ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये सी एस है, ये सी एच है, ये सी नॉट है और ये सी एच प्लस सी एस, कुछ भी सेम नहीं है तो कैंसिल तो कुछ भी नहीं होएगा, यानी कि अगर हम अंडर रूट लगा दें तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो Q स्टार हमारे पास यही आ गई अंडर रूट लगाकर 2DC0 अपॉन में सी एस सी एच प्लस सी एस अपॉन में सी ऑफ एच। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, ये वाला Q स्टार अगर हम एक बार M के अंदर पुट कर दें तो M हमारे पास क्या था, वो लेवल ऑफ इन्वेंट्री जो हम स्टोर करके रखेंगे अपने पास, तो हमारे पास ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ M निकल जाएगी। ठीक है, तो हम वही कर रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना सा काम किया कि वहाँ से उस पेज से Q स्टार की वैल्यू लिख दी और M की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पर Q की जगह Q स्टार की वैल्यू रिप्लेस करनी है ताकि मैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ M निकाल सकूँ। तो M की वैल्यू निकालते हुए मुझे सी एस अपॉन में सी एच प्लस सी एस लिखना है। Q की जगह सब्सटीट्यूट कर दीजिए ये पूरी वैल्यू 2DC0 अपॉन में सी एस सी एच प्लस में सी एस अपॉन में सी एच। ठीक है, बेशक तो आप यही का यही आंसर लिख सकते हैं, वरना देखिए सी एच प्लस सी एस यहाँ पर भी और सी एच प्लस सी एस यहाँ पर भी है, तो इसको अगर हम अंडर रूट के अंदर लेकर जाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2DC0 अपॉन में सी एच, ये वाला सी एच है, इनटू में सी एस अपॉन में सी एच प्लस सी एस, क्योंकि ये अंदर जाएगा तो पावर 2 बन जाएगी और ऊपर एक पावर है तो कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही काम रह गया, लास्ट TC स्टार निकालना। TC स्टार को निकालने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, जहाँ पर हमने TC की वैल्यू अपनी निकाली थी वहाँ पर हमें M और Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। हमारे पास TC स्टार की वैल्यू आ जाएगी 2DC0 CH CS प्लस में CH प्लस अपॉन में CS। ठीक है, अगर आपको, वैसे तो आपका आर्टिकल यहाँ तक कंप्लीट, अगर आपको T स्टार की वैल्यू भी निकालनी हो, T स्टार क्या था, टोटल साइकिल टाइम। टोटल साइकिल टाइम के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको Q स्टार अपॉन D कर देना है। अब तो आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी CH D CH CS प्लस में CH अपॉन में CS। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, यही वैल्यू आएगी। अगर आपको इस वैल्यू के अंदर कोई भी डाउट है या इस पूरी वीडियो में कोई भी डाउट आए तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक करें, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे, तब तक के लिए आप इसी की प्रैक्टिस कर लीजिए। Thank you so much for watching my video. Have a nice day.